विद्यार्थियों सुप्रभात। बेटे आज हम 8th क्लास में चैप्टर नंबर 14 मेरे मास्टर साहब चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस 4 वीडियो में हमने बहुत अच्छे से समझा बेटे, पढ़ा कि किस तरह से लेखक हेडमास्टर के रूप में तैनात होकर उसी स्कूल में आए जिस स्कूल में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी, स्कूली शिक्षा पूरी की थी। और वहाँ वैसे तो काफ़ी बदलाव आ चुका था, बिल्डिंग में भी, बच्चों के रहन सहन में भी, पढ़ाई के तरीके में भी, सब बच्चे भी बदल चुके थे, टीचर भी। एकमात्र मास्टर साहब वहाँ पर ऐसे ही तैनात थे जैसे वो पहले थे। उनमें जो अवगुण था वो पहले से कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका था, क्योंकि उनमें अवगुण ये था बेटे कि वो जिस क्लास में पढ़ाते थे उसमें लंबे टाइम तक पढ़ाते रहते थे। बेल ऑफ भी हो जाती थी, लेक्चर ऑफ हो जाता था, लेकिन फिर भी वो पढ़ाते रहते थे। तो इसका परिणाम क्या निकलता, जिस क्लास में उनका लेक्चर होता था उसमें बच्चे शोर किया करते थे। एक बार लेखक ने देखा कि बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, और जैसे ही लेखक हेडमास्टर के रूप में जो वहाँ थे ना, वे उस क्लास में जाते हैं तो देख रहे थे कि बच्चे तो मनमाना व्यवहार कर रहे थे, लेकिन जो हेडमास्टर साहब थे ना वो कुर्सी पर बैठे सो रहे थे। ये देखकर उनको काफ़ी गुस्सा आया और इन्होंने गुस्से में जोर से कहा, मास्टर साहब। तो इससे उनका चेहरा क्या हो गया था, लज्जावनत हो गया था, काफ़ी शर्म महसूस की मास्टर साहब ने। लेकिन बस इतना ही कहा था लेखक ने, इससे आगे इन्होंने कुछ नहीं कहा और वे वहाँ से चले जाते हैं। आगे देखिए बेटे चैप्टर को। स्कूल का समय समाप्त हो गया। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर पहुंचा। तो स्कूल ऑफ हो जाता है, लेखक मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर पहुंचता है। लेकिन आज मेरा दिल बहुत उदास था, लेकिन आज लेखक का मन ना बहुत उदास था। मुझे अपने मास्टर साहब से इस तरह पेश नहीं आना पड़ेगा, यह मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो लेखक ने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपने मास्टर साहब से इस तरह से भी पेश आना पड़ेगा। मैंने वही देख लिया कि मेरी फटकार से मास्टर साहब को असह्य कलेश पहुंचा है। लेखक ने वहाँ महसूस कर लिया था कि मैंने जैसे ही थोड़ा गुस्से में इनको बोला था, तो इससे जो मास्टर साहब थे इनको असहनीय होता है बेटे, असहनीय जो हम सहन नहीं कर पाते, ऐसा दुख इनको महसूस हुआ था। रह रहकर मुझे उनका उस समय का झुका हुआ लज्जित और व्यथित चेहरा याद आने लगा। रुक रुक कर लेखक को उस समय उनका जो चेहरा झुका हुआ था, वे जो शर्म महसूस कर रहे थे और वे जो दुखी थे ना, उनका वो जो चेहरा याद आने लगा लेखक को बार बार। इस मानसिक खेद से मैं भोजन भी नहीं कर सका। स्कूल आने के बाद लेखक खाना भी नहीं खा सके। दोपहर के 2 बजे थे। स्कूल का समय 11 बजे ही समाप्त हो जाता था। तो 11 बजे स्कूल ऑफ हो जाता था। जैसे लेखक घर आए तो इन्होंने खाना भी नहीं खाया, अच्छा नहीं लग रहा था इनको, क्योंकि मास्टर साहब के साथ थोड़ा रूडली बात की थी इन्होंने। उस समय सनसनाती हुई लू चल रही थी। पढ़ा था ना बेटे लास्ट वीडियो में, काफ़ी गर्मी थी, नौकर पंखा कर रहा था हेडमास्टर को, मास्टर साहब सो रहे थे, काफ़ी गर्मी थी, लू चल रही थी, हवाएं चल रही थी, सूर्य आग बरसा रहा था, सूरज भी बहुत तेज तप रहा था। पर इन सब की उपेक्षा कर मैं नंगे पैर और नंगे सिर पैदल ही मास्टर साहब के घर की तरफ चल दिया। लेकिन मैंने ना तो सनसनाती हुई लू देखी, न तपता हुआ सूर्य देखा। इनको मतलब उपेक्षा तो अनदेखा करना, तिरस्कार करना, इनको अनदेखा किया और मैं नंगे पैर और नंगे सिर पैदल ही मास्टर साहब के घर की तरफ चल दिया। जमीन गर्म तवे के समान तपी हुई थी, क्योंकि नंगे पैर थे ना ये, तो जमीन कैसी तप रही थी, गर्म तवे के समान। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि मानो आग पर चल रहा हूँ। लेखक को अनुभव हो रहा था जैसे ये आग पर चल रहे, क्योंकि नंगे पैर थे ये। गर्म लू से शरीर छिदता जा रहा था। गर्म हवाएं चल रही थी तो इससे शरीर भी बिल्कुल छिद रहा था, क्योंकि वो गर्म जो लू होती है वो काफ़ी तेज लगती है हमारे शरीर पर। ऐसे भयंकर गर्मी मैंने इस जन्म में और कभी मैं अनुभव नहीं की होगी। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि लेखक ने इससे पहले इतनी ज़्यादा गर्मी कभी अनुभव नहीं की। मैं इन सब बातों की परवाह के बिना मास्टर साहब से मिलने की इच्छा से चला जा रहा था। लेकिन लेखक ने इन सभी बातों को अनदेखा किया और वे मास्टर साहब से मिलने के लिए उनके घर की तरफ चलते जा रहे थे। मास्टर साहब का घर शहर के बिल्कुल बाहर एक खेत के किनारे पर था। और मास्टर साहब का घर बेटे शहर से बिल्कुल बाहर की तरफ था और एक खेत के किनारे था। एक छोटे से घर में वे अपने परिवार के साथ रहते थे। वैसे तो काफ़ी समय से मास्टर थे, लेकिन आय बहुत कम थी, इसलिए घर भी बिल्कुल छोटा सा था। इस मौसम में फसल कट चुकी थी, लू चल रही थी ना क्योंकि जो घर था वो खेत के किनारे था ना, तो फसल कट चुकी थी खेतों से। खेत साफ मैदान की तरह से फैला हुआ था और खेत बिल्कुल साफ था जिस खेत के किनारे इनका घर था।
मैंने देखा कि इसी खेत में शीशम के एक पेड़ की घनी छाया के नीचे मास्टर साहब कोई कपड़ा तक बिछाए बिना सोए हुए हैं। तो लेखक ने देखा कि वहाँ जो खेत था ना, उस खेत में शीशम का पेड़ था, जो मतलब थोड़ा हैवी होता है, भारी होता है, घनी छाया होती है उसमें। उस पेड़ की घनी छाया के नीचे मास्टर साहब ने नीचे कोई कपड़ा तक भी नहीं बिछा रखा था और वे सो रहे थे। मैं उनके पास पहुंचा। मुख को छोड़कर उनका शेष संपूर्ण शरीर एक चादर से ढका हुआ था। सिर्फ मुख दिख रहा था, मुखड़ा दिख रहा था उनका, और बाकी पूरा शरीर उनका एक चादर से ढका हुआ था। कुछ देर तक मैं चुपचाप खड़े रहकर उनकी तरफ देखता रहा। कुछ देर तो लेखक उनके पास खड़े रहे और चुपचाप उनकी तरफ देखते रहे। उस निर्जन खेत में, निर्जन होता बेटे सुनसान, जहाँ कोई आदमी नहीं होता, मानसिक व्यथा का मूर्तिमान अवतार बनकर सोया हुआ वह दरिद्र और बूढ़ा मास्टर मुझे इस लोक से बहुत ऊपर की चीज जान पड़ा। उस सुनसान खेत में मानसिक व्यथा का, क्योंकि मानसिक व्यथा थी ना, मन में बात थी ना कि मतलब मेरे से ही पढ़ा हुआ एक छात्र आज मुझसे इतना रूडली तरीके से बात कर रहा है। तो इस तरह से वो लेखक को महसूस हुआ। वह बहुत ज़्यादा गरीब था और बूढ़ा हो चुका था, ऐसा मास्टर लेखक को अनुभव हुआ कि इस संसार से है ही नहीं, बल्कि इस संसार से भी बहुत ऊपर का व्यक्ति है। इसके बाद उनके पैरों के पास बैठकर मैं धीरे धीरे उनके पैर दबाने लगा। इसके बाद लेखक उनके पास बैठ जाते हैं, पैरों के पास बैठ जाते हैं और धीरे धीरे उनके पैर दबाने लगते हैं। मास्टर साहब जाग उठे। जैसे ही मतलब लेखक उनके पैर दबाते हैं तो मास्टर साहब खड़े हो जाते हैं। मुझे देखकर ही वे एकदम उठकर बैठ गए। जैसे ही उन्होंने देखा कि हेडमास्टर साहब हैं तो वे एकदम से उठकर बैठ जाते हैं। उन्होंने मुझे छाती से लगा लिया और मास्टर साहब ने लेखक को, यानी जो अब हेडमास्टर बन चुके थे, इनको छाती से, सीने से लगा लिया। मैंने देखा कि मास्टर साहब की आंखों से आंसू बह रहे हैं और लेखक ने देखा कि मास्टर साहब रो रहे हैं। मास्टर साहब को इसके बाद अधिक दिनों तक मेरे नीचे काम नहीं करना पड़ा, क्योंकि लेखक की काफ़ी पहुंच थी। तो लेखक ने क्या किया, मेरी सिफारिशों के आधार पर उनकी वेतन वृद्धि करके, सिफारिश होती है बेटे किसी का कोई काम करने के लिए दूसरे से कहना, ठीक है। तो लेखक ने हेडमास्टर के रूप में तो थे, हेडमास्टर तो ये थे ही, तो किसी दूसरे स्कूल से में इनकी सिफारिश लगाई और इनका वेतन भी बढ़वाया, सैलरी भी बढ़वाई इनकी। उन्हें किसी जिले के एक प्रारंभिक स्कूल का मुख्याध्यापक बना दिया गया। प्रारंभिक स्कूल होता है बेटे प्राइमरी स्कूल, और उन्हें उसी जिले का जो एक प्राइमरी स्कूल था उसमें मुख्याध्यापक के रूप में नियुक्त कर दिया गया। तो इससे बहुत ही प्रेरित करने वाली कहानी थी बेटे ये, जिसके लेखक थे चंद्रगुप्त विद्यालंकार। यह कहानी हमें संदेश क्या देती है, यह कहानी हमें संदेश देती है बेटे कि हम चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पर क्यों ना लग जाए, कितने ही बड़े पद पर तैनात क्यों न हो जाए, लेकिन हमें अपने अध्यापकों का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अध्यापक ही हमारे जीवन को बनाते हैं और अध्यापक ही हमारे जीवन को संवारते हैं।